एवरीवन, वेलकम टू एनी हिंदी। आज हम टेड ऑफ ब्लैक कैंसर मैन नाम की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह एक बहुत सी अलग स्टोरी है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम एरियन है। वो दोबारा से उसी टाइम में वापस जा चुकी है जिसने उसको उसके पहले वाले फियांसे ने मार दिया था। अब वो उन सबसे बदला लेना चाहती है। उसके उसके इस बदले की कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है केडियन। पहले वो एक स्लेव था, लेकिन एरियन ने उसको खरीद कर अपने घर का छोटा भाई बना लिया। अब देखते हैं केडियन उसके लिए क्या करता है। कहानी की शुरुआत एक थप्पड़ से होती है। एक लड़का जिसका नाम डुमेन है और जो एक आर्चडेव है, वो अपनी मंगेतर एरियन को एक दूसरी लड़की के लिए थप्पड़ मारता है। वो अपनी मंगेतर के बजाय उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन अब एरियन को किसी चीज़ की परवाह नहीं। उसके पास अब प्यार, नफरत या जलन जैसी कोई इमोशन नहीं बची है। सिर्फ डोमेन के लिए एक एनोनियंस परेशानी है। सालों पहले आर्यन को पहली नज़र में डोमेन से प्यार हो गया था और वो इतना गहरा था कि हर दिन वो एक बेवकूफ़ की तरह उसके पीछे भागती थी। लेकिन डोमेन को उसमें दिलचस्पी नहीं थी कोई भी। एक बारिश के दिन जब वो उसका पीछा कर रही थी, डोमेन ने कहा, क्या तुम थक नहीं जाती? इतने खराब दिन में भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। एरियन ने जवाब दिया, अगर आपको इससे परेशानी हो रही है तो माफ़ करना, लेकिन मैं आपको देखना चाहती हूँ। डोमेन ने उसके हाथ से छतरी हवा में उछाल दी, लेकिन अचानक डोमेन को एक बीमारी की वजह से ज़मीन पर गिर गया जिसने उसको काफ़ी वक्त से परेशान कर रखा था। एरियन ने उसकी बीमारी को ठीक करके उसकी अटेंशन पाने में कामयाब रही। वो क्रिस फैमिली से थी जिसे शाही फैमिली ने हिफाजत दी थी। इस फैमिली में पैदा होने वाले लोगों को इलाज करने की एबिलिटी विरासत में मिली थी। जब डोमेन ने उसकी एबिलिटी देखी तो उसने तुरंत ओरियन से शादी का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर एरियन बहुत खुश हुई कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यह मंगनी इसलिए हो रही है क्योंकि डोमेन को इसमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। उसने सोचा कि अगर वो मेहनत करेगी तो डोमेन उसकी तरफ देखेगा, लेकिन वो हर बार अपनी बीमारी का बहाना करके शादी टालता रहा। यह वही समय था जब आर्यन को डोमेन की बॉडी को टच करने का मौका मिला था, लेकिन एक दिन वो लिलियन नाम की एक औरत के साथ आया। वो उसकी बाहों में थी और वो आर्यन को उसकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से जोर से बुला रहा था और उस औरत का इलाज करने को कह रहा था। एरियन ने उस औरत का इलाज किया और थोड़ा आराम करने के बाद लिलियन उठ गई। यह देखकर डोमेन बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद एरियन अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन वहाँ पहले से ही कोई मौजूद था। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि उसका मंगेतर डोमेन और लिलियन कुछ गलत काम कर रहे हैं। उसी वक्त एरियन ने डोमेन की पढ़ाती पारी अपनी फीलिंग खो दी और सोचा कि 3 साल की मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने इस बात को इसलिए नकार दिया था क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती थी जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब उसने मन बना लिया था कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलेंगी तो इससे मंगनी को ख़त्म कर देते हैं। डोमेन ये सुनकर हैरान और गुस्से में आ गया। आर्यन ने अपनी अंगूठी ज़मीन पर फेंक दी और दूसरी जानिब चलने लगी। उसने एरियन के हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारा मंगनी तोड़ने से क्या मतलब है? अचानक ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो? उसने जवाब दिया कि अब वो क्रिस फैमिली की वो बेवकूफ़ औरत नहीं रही है। वो प्यार नहीं करती, इसलिए इसे ख़त्म करते हैं। ये बोलकर वो उससे दूर जाने लगी, लेकिन डोमेन ये नहीं मान पाया कि एक लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसने अपनी तलवार से उसका दिल चीर दिया और कहा कि उसने सोचा था कि वो एक आज्ञाकारी लड़की होगी। वो जो भी कहेगा वो चुपचाप मान लेगी और वो किसी और को उसकी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल उसकी मर्जी के बिना नहीं करने देगा। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त एरियन को अफसोस हो रहा था कि उसने इतनी बेवकूफ़ी से प्यार किया। क्यों? एक ऐसा इंसान जो कचरे से भी नीचा है। उसने ख्वाहिश की कि अगर वो वक्त में वापस जा सके तो वो ये गलती कभी नहीं दोहराएगी और वो भी उसके साथ वही करेगी। और फिर वो अपने बाबा के घर में जागी। वो शौक थी क्योंकि उसके बाबा तो 2 साल पहले ही गुजर चुके थे
उसके फादर उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे और परेशान थे क्योंकि वो ऐसे सो रही थी जैसे वो मर गई हो। उसने अपने फादर से पूछा, बर्थडे बाबा क्या मतलब है फादर आपका? उसने हंसते हुए जवाब दिया, तुम अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं हो, चलो उठो। आर्यन सोचती है तो इसका मतलब वो सारी भयानक यादें सिर्फ एक सपना था। उसने अपने बाबा से पूछा, अब कौन सा साल चल रहा है? उसने जवाब दिया, क्या हम इम्पेरियल कैलेंडर के 829 साल में नहीं हैं? तब उसे एहसास हुआ कि वो 4 साल पहले अपनी बर्थडे के दिन वापस आ गई है। उसने पूछा, क्या आप सच में मेरे फादर हो? उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा फादर ही हूँ, आर्यन हूँ। उसके फादर बहुत ही दयालु और नरम दिल इंसान थे। वो एक ऐसे फादर थे जो हमेशा अपनी इकलौती बेटी की हर बात सुनते थे। जंग पर जाने से पहले उन्होंने उसको बहुत सारी ट्रॉफियाँ दी और वो फिर अपनी माँ की तरह वो भी गायब हो गए थे। लेकिन अब वो उसके सामने थी और उसने उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। वो बहुत खुश थी कि वो जिंदा है और ये कोई सपना नहीं है। उसके फादर ने सोचा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने शेफ से कहा कि उसकी पसंद का खाना बनाए, इसलिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आओ। एरियन ने सोचा कि ये एक मौका है जब वो कब थी और एक अच्छी बात यह है कि डोमेन को अब एक ऐसी बीमारी है जिसका बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते और आर्यन अकेली है जो उसका इलाज कर सकती है। उसने सोचा कि शायद वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकती है और उसको बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। लेकिन अगर वो बिना किसी तैयारी के जाएगी तो वो उससे पहले ही बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे पहले उसको एक ऐसा इंसान की ज़रूरत है जो उसकी फैमिली की हिफाजत कर सके और उसके लिए लड़ सके, कुछ भी कर सके। इस एम्पायर में डोमेन से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो गुलामी से आया है लेकिन क्राउन प्रिंस का ध्यान खींचकर एम्पायर में नाइट का लीडर बन गया है। उसको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। क्राउन प्रिंस का सबसे करीबी साथी एक जीनियस तलवारबाज जो हजारों सालों में एक बार ही आता है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में वो इंसान है जो जंग के मैदान से सही सलामत वापस आ सकता है। फिलहाल केडियन एक गुलाम और एक ग्लैडिएटर है, लेकिन 1 साल बाद क्राउन प्रिंस उसको जानेगा और उसको शाही फैमिली में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए उसको क्राउन प्रिंस से पहले ही उसको ढूंढना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, उसको खाना खिलाना होगा और उसको अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो एक ऐसा तलवारबाज बन जाए जो उसके बाबा खुद के लिए उसके फैमिली की हिफाजत करे, अपने पिताजी और खुद के लिए वो दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। अगले दिन वो खाना खा रही होती है और वहाँ पर 2 फेंक खाने पड़े होते हैं। उसके बाबा ने उससे पूछा कि क्या उसको कुछ चाहिए। वो उसके लिए कुछ ड्रेसेस और गहने लाए थे। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसको एक छोटा भाई चाहिए। यह सुनकर उसके बाबा ने सारा खाना वापस उगल दिया। वो घबराहट में आ गया और कहा, क्या तुम मुझे दोबारा शादी करने का कह रही हो? और एरियन ने जवाब दिया, नहीं, वो एक छोटा भाई अडॉप्ट करने के बारे में सोच रही है। पर भरोसा है? उसके बाबा ने खामोश होकर जवाब दिया, तुम अकेली ऐसी हो जिस पर मुझे भरोसा है, लेकिन एक छोटे भाई की अचानक से ख्वाहिश उलझन भरी है। एम्पायर में जब भी जंग होती है हर फैमिली से एक आदमी को जंग के मैदान में जाना पड़ता है और जो इस नियम का पालन नहीं करता उनको अपनी संपत्ति टाइटल खोना पड़ता है और इसका नतीजा मौत की सज़ा भी हो। इसलिए एरियन केडियन के बारे में सोच रही है। उसको बस उसको अपने पास रखना है और उसका ख्याल रखना है और जब भी जंग हो वो उसको अपने छोटे भाई के रूप में अपने बाबा की जगह बैठ सकती है। केडियन ही अकेला इंसान है जो डोमेन को हरा सकता है क्योंकि उसकी पिछली यादों में वो नाइट का सबसे कम उम्र का वॉरियर कमांडर था। उसके बाबा ने कहा कि उनकी इकलौती फैमिली आर्यन है। फिर वो समझाना शुरू करती है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचिए, अगर दूसरों को उनकी हीलिंग एबिलिटी के बारे में पता चल गया ये तो उनके लिए खतरनाक होगा। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग इंसान को ले आते हैं तो वो किसी भी अनचाहे हादसे से बच सकते हैं जो हो सकता है। इसलिए प्लीज़ मैं ऐसा बच्चा लाऊंगी जो इतना स्ट्रॉन्ग और आज्ञाकारी होगा कि वो फैमिली की हिफाजत कर सके और मुझे यकीन है कि आप भी उससे प्यार करेंगे। उसके बाबा उसकी बात मान गए और कहा कि तुम्हारे इस फैसले के पीछे कोई गहरा मतलब ज़रूर होगा, क्योंकि बचपन से ही तुम सबसे ज़्यादा होशियार रही हो। इसलिए वो जो भी हो पहले उसे अपने बाबा से मिलाने लाना, लेकिन याद रहे कि तुम्हें हमारे लिए एक सही आदमी लाना है। आगे उसकी नौकरानी साशा उसके जाने की तैयारी कर रही है और पूछा, आज मैडम का बर्थडे है तो आप कहाँ जा रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ काम है। कुछ देर बाद वो रेस्टिंग एरिना में पहुंचती है, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ शाही फैमिली से कोई नहीं था। ये क्राउन प्रिंस से पहले पहल करने का एक अच्छा मौका था। फिर उन्होंने सबसे अच्छी सीट मांगी।
और उसके लिए कुछ सोने के सिक्के दिए और लाइन तोड़ने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उसके बदले में सबके लिए उन्हें पैसे देने दो। काउंटर मैन ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। आर्यन ने मन ही मन में सोचा कि उसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो शाही फैमिली की हीलर है। इसलिए किस फैमिली को हिफाजत मिली और वो बेदहाइयों से अमीर रही और सिर्फ शाही फैमिली को उनकी हीलिंग एबिलिटी के बारे में पता था। काउंटर मैन ने उसका वेलकम किया और उनके लिए रास्ता साफ किया। कुछ लोग चमकदार चांदी के बालों वाले एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और वो लड़ने में बहुत माहिर था। कुछ देर बाद उसने उसको देखा और केडियान ने अपने सर ऊपर किया। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। केडियान को देखकर आर्यन हैरान थी, क्योंकि वह सबसे खूबसूरत आदमी था जिसे उसने कभी देखा। खैर, एक गुलाम फाइटर होने का उसकी अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं था। एरियन में सभी लोग गेम शुरू होने के लिए चिल्ला रहे थे। फिर रेफरी गेम शुरू करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसने गेम के रूल्स समझाए। उन्होंने ज़मीन पर कुछ हथियार फेंके और कहा कि सिर्फ एक ही रूल है, बस अपने विरोधी को मारो और आखिर तक जिंदा। एरियन सोच रही है कि ये लोग गुलामों को इंसान नहीं मानते। गुलामी तो बस एक पास टाइम है, अगर वो बेकार हो जाती है तो उनको फेंक दिया जाता है। मैच शुरू हुआ और सभी गुलाम एक दूसरे को मारने लगे, लेकिन केडियान एक जगह खड़ा रहा। भीड़ में हर कोई एक दूसरे को मारते हुए देखकर बहुत खुश था। अचानक गुलाम केडियन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन केडियन ने उस अटैक को रोककर और उस गुलाम को एक ही हिट में मार दिया और बाकी गुलाम भी मर चुके थे और आखिरी इंसान जो जिंदा था वो केडियन था। हर कोई उसके लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन एरियन दुखी थी। यह देखकर कि एरिना के लोग उन्हें एक दूसरे को मारते हुए देखकर एंजॉय कर रहे। आगे रेफरी ने उसको मैच का विनर घोषित किया और कहा कि वो सबसे ज़्यादा पेमेंट देने वाले मेहमान को उसके साथ एक और नाइट बिताने का मौका दे रहे हैं। एरियान ये सुनकर शौक थी, लेकिन दूसरे ही तरफ सब लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं और सबसे ज़्यादा बोली एक बूढ़े आदमी ने 5 लाख सोने की सिक्कियों की लगाई। लेकिन एरियान ने उसके लिए 50 करोड़ सोने के सिक्कों की बोली लगाई, लेकिन वो एक रात के लिए नहीं, ये उसकी पूरी ज़िंदगी खरीदने की कीमत थी। और पूछा कि क्या 50 करोड़ काफ़ी है या नहीं। हर कोई इतनी ज़्यादा कीमत हर कोई इतनी ज़्यादा कीमत सुनकर हैरान था। रेफरी ने जवाब दिया, हाँ, ये काफ़ी से भी ज़्यादा है। फिर केडियान उसके साथ चला गया और एरियान उसको कुछ बता रही थी, लेकिन केडियान ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसने पूछा, तुम अभी क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि क्या उसने उसको ये सब करने के लिए नहीं खरीदा, इसलिए उसने उसकी सेवा करना शुरू कर दी। आर्यन ने कहा कि वो उसको इसके लिए नहीं लाई ताकि वो रात में उसकी सेवा कर सके। केडियान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और पूछा, आप क्या कह रही हैं और आपने मुझे क्यों खरीदा है? एरियान ने कहा, क्योंकि मैं अनदेखा नहीं कर सकती जो मदद के लिए भीख मांग रहे थे। और उसने उसके हाथ पकड़ा और कहा, तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम्हारे हाथों पर अभी भी निशान है। और वो उसको अपने साथ ले जाने वाली थी और उसको आज़ादी से जीने देती, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसको दोबारा एरिना में ले जाया जाएगा। फिर उसने उसके हाथ से उसके निशान को ठीक किया। उसने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये एक रस्माई जादू है जो उसकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। उसने पूछा, मलिका, आप मेरे लिए ऐसी कीमती चीज़ का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? तो उसने कहा, यह कितना भी कीमती क्यों ना हो, ये इंसान की ज़िंदगी से तुलना नहीं कर सकता। उसने कहा कि उसने बहुत से लोगों को मारा है। एरियन उसको समझाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चुनाव था ताकि तुम जिंदा रह सको। तुमने लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन तुम गुलाम फाइटर कैसे बने? तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ? उसने कहा, मेरी कोई फैमिली नहीं है, वो सब बहुत पहले ही मर गए थे। मैं अकेला हर जगह भटकता रहा और आखिर एरिना में पहुंच गया। फिर उसने अपनी मलिका से एक सवाल पूछा, मलिका, आप कैसी इंसान है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो सिया की इकलौती बेटी है। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई थी। उसने उसकी उम्र पूछी। केडियान 18 साल का था और एरियान उससे 2 साल बड़ी थी। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम मेरे छोटे भाई बन जाओ? केडियान समझ नहीं पाया कि वो उससे क्या कहना चाहता। एरियान ने कहा, जैसे अपनी गुलामी छोड़ दो तुम और एरल के घर के सदस्य बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें ऐसी दुखीदार जिंदगी जीना नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी को मारना नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारे दोबारा कोई बेइज्जती करेगा। तो क्या तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगे, केडियान? उसने उसके लिए हाँ कर दी और कहा, अगर मलिका ये चाहती है तो हाँ। फिर उन्होंने दोबारा एक दूसरे से परिचय किया और उसने थैंक यू सिस्टर कहा। आप सच में एक नरम दिल इंसान है, कहकर उसको अपनी बहन के रूप में कबूल कर लिया। एरियन ने सोचा कि यह अजीब है कि उसने इतना जल्दी मान लिया। क्या ये इसलिए है क्योंकि उसके पास नए माहौल में ढलने की क्षमता है? लेकिन आखिर में केडियन को इस फैमिली में आने देने का सच सिर्फ इतना था कि वो अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके। उसको क्या लगता है
यह उसके लिए ज़रूरी नहीं था। वो तो बस उसकी तलवार और ढाल है। आगे उसने उसको अपने बाबा से मिलवाया, लेकिन वो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया कि वो एक गुलाम है। यहाँ तक कि अगर वो उसको अपना बॉडीगार्ड भी बना लेती तब भी ये पागल एरियन ने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उसने उन्हें समझाया कि वो क्या सोच रही। अगर एक दिन जंग शुरू हो गई तो क्या हमारी फैमिली में आप ही अकेले मर्द नहीं होंगे जिनको जंग में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर उनके घर में कोई दूसरा मर्द हुआ तो इससे बचा जा सकता है। और वो एक बेहतरीन किस्मत वाला इंसान था, तो वो जंग के मैदान से सही सलामत वापस आ सकता है। उसने पूछा, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से अचानक से तुम्हें एक छोटे भाई का आइडिया आया? उसने गुस्सा होने के बजाय माफ़ी मांगी और कहा कि वो अब समझ गया है कि आर्यन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इस मामले पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। एरियन अपने बाबा के कमरे से बाहर आई। उसने बाहर देखा कि सूरज लाल हो रहा है। उसी समय जब सूरज लाल हुआ, डोमेन ने उसको मार दिया था और ये हमेशा उसको उस दिन की याद दिलाता है। ये उसको वो दिन भूलने नहीं देता। उस दिन डोमेन ने उसको मारा था। इस वजह से वो केडियान को खो नहीं सकती, क्योंकि वही एक इंसान है जो डोमेन से ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। आगे केडियान ने नहाया और एरियन ने उनके लिए कुछ खाना कमरे में लाने को कहा। कपड़े पहनने के बाद केडियान के कहा कि वो ज़रूर अपनी वैल्यू साबित करेगा। एरियन ने उससे पूछा कि क्या उसको कुछ और चाहिए, तो उसने एक तलवार मांगी, क्योंकि वो लंबे समय से एक तलवार के साथ रह रहा, इसलिए उसे आरामदेह लगता है और एक तलवार उसके लिए काफ़ी है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी उसके साथ हो रहा है वो पहले ही एक सपने जैसा है, लेकिन उससे उससे कुछ कहना है। ऐसा लगता है जब से उससे पहले बार मिला था वो उसको तभी से पसंद करने लगा था। वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाया। तो अगर ये एक सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। आर्यन ने सोचा कि उनको मिले हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन वो पहले से भी अपनी ज़ुबान से दूसरों को टीस करना जानता है, जैसे कि उम्मीद थी। इसके पीछे कोई वजह है कि उसने ये सब इतनी आसानी से स्वीकार कर दिया। आर्यन ने कहा कि उसको पता है कि वो उसको नहीं छोड़ने वाली है और उसके साथ चलो और मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो बस आज आराम करो और चिंता मत करो। मेरा कमरा अगले दरवाजे पर है, तो तुम जब चाहो आ सकते हो। आर्यन एक किताब पढ़ रही थी जो सिर्फ उत्तर क्षेत्रों में उगने वाली जड़ी बूटियों और दवाइयों के बारे में थी, लेकिन डॉक्टर के बिना उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। 19 साल पहले इस समय समृद्ध की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके नतीजे में उसकी फैमिली और भी अमीर हो गई और हर कोई राज परिवार में आपस में खाना पूसी करता था कि उसकी फैमिली में एक खान छिपा है। और जब वो 20 साल की थी तब क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी में वो डोमेन से मिली थी और उसके बाद उसकी फैमिली का सारा पैसा डोमेन के हाथों में चला गया और आखिर में उसको एक दुखिया अंत से गुजरना पड़ा। और अभी ये क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी से ठीक 1 महीना पहले का वक्त है। तब दुश्मन डोमेन है, तो उसकी और चीज़ें सीखनी होगी। बाकू जो उत्तर क्षेत्रों में था वो डोमेन का इलाका था, इसलिए वो जानकारी का छोटे से छोटा टुकड़ा भी खो नहीं सकती। फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये केडियान था और वो उसको कुछ बताना चाहता था। उसने सोचा कि रात को इतनी देर हो चुकी है। उसने उसको अंदर आने की इजाज़त दी। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि रात को इतनी देर से यहाँ आना अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सो नहीं पाया और मुझे याद है कि आपने पहले कहा था कि मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, तो बस कहीं भी बैठ जाओ जहाँ तुम आराम महसूस करो। उसने पूछा, कौन सी किताब पढ़ रही हैं? उसने कहा, यह उत्तर की दवाइयों के बारे में है। और उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम पढ़ना जानते हो। पढ़ना और लिखना राज परिवार का संस्कार है, इसलिए उसको जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती थी। लेकिन एम्पायर में गुलामों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, यहाँ तक कि पढ़ने या लिखने का मौका भी नहीं मिलता था। और गुलाम जितना ज़्यादा ज्ञानी होता था उतना ही उन्हें संभालना मुश्किल होता है, लेकिन वो इसको इतनी स्वाभाविक रूप से पढ़ता है, इसलिए उसने अंदाज़ा लगाया कि उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अभी तक उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने कहा, तुम बहुत थक चुके होगे, तो बस आराम करो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उसने कहा कि वो सो नहीं सकता क्योंकि वो बेचैन था, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो क्या हम एक साथ सो सकते हैं? आर्यन ने सोचा कि शायद वो उसको टेस्ट कर रहा है, तो वो उसको यही साबित करना होगा कि वो उसके बारे में चिंता नहीं करती। बस यही काफ़ी है। और कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, यहाँ आओ। ऐसा लगता है कि तुमने अपने सोने की जगह बदल दी है, इसलिए तुम बेचैन हो। उसने जवाब दिया, शायद ऐसा ही है।
लेकिन ज़्यादातर हर रात जिन लोगों को मैं मारता था वो मेरे सपनों में आते हैं। वो खून से लटपट मेरे पास रहते हैं और फ्यूसिट हैं। तुमने उन्हें क्यों मारा? आर्यन ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि ये उसका कसूर नहीं है। तुमने सिर्फ इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए किया था। कम से कम तुम मरने वालों के लिए अफसोस तो करते हो ना? उसने कहा, लेकिन मारना तो मारना होता है। उसने कहा कि उसको हत्या करना नहीं कहते, ये तो बस खुद की हिफाजत करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने की एक हथियार थी। अब आर्यन की ज़िंदगी में पहली बार था जब उसने ऐसी कोई चीज़ सुनी थी और वो जानना चाहती थी कि उसने अब तक कैसी ज़िंदगी जी है। उसने चमकदार मुस्कान के साथ कहा, आर्यन में सिर्फ एक इंसान है और वो हो आप ही एक जो इतनी करीब से देखकर मेरे दिन और मेरी यादों और भी चमकदार हो जाती हैं। तो मुझे यहाँ लाने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद आर्यन सोने का नाटक करती रहती थी कि लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसको देख रहा है। कैडियन उसको लगातार देख रहा था। वो उसको बालों में अपना हाथ चला रहा है और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपका सपना अच्छा हो बहन। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी झूठा था। ऐसे आर्यन को एक नरम दिल इंसान होने का नाटक कर रही थी। वो कैडियन के साथ भी था क्योंकि उसने एरिना में इतनी खतरनाक चीज़ें देखी थी, तो उसको ऐसा बिहेव करना स्वाभाविक था और आर्यन भी उसे पहले ही जगह पर उस पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं कर पा रहा था। वो बस उसके फैमिली का हिस्सा बनने के इंतज़ार कर रहा था और वो भी ज़रूर क्राउन प्रिंस के बर्थडे पार्टी में डोमेन से मिलेगा। तब तक उसको कैडियन की आधी के रूप में सपने में ढालना होगा और उसका होगा, लेकिन उसको कैडियन के बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि अगर उसने अपनी पिछली ज़िंदगी की यादों को खोजने की कोशिश की तो उस समय वो बस एक उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहता था। इसलिए उसको कैडियन की जांच पड़ताल करनी होगी और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है जो वो उसके साथ में दे देगी। अगली सुबह साशा आर्यन को उठाने आई और उसके बाबा ने आर्यन से मिलने के लिए कहा। उसने कहा, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन कैडियन कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। आगे आर्यन अपने बाबा से मिलने जाती है और देखती है कि कैडियन पूरा खून से भरा हुआ है। उसके बाबा ने उसको एक काम दिया था कि जब तक वो कुछ परेशानियों को पूरा नहीं कर सकता उसको छोटा मालिक बनने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो पहले काम उन्होंने उसको उत्तर के स्तरों से एक जड़ी बूटी लाने को दिया। उसने उसको चेक किया और उसमें कोई गलती नहीं थी। ये खुशबू सच में उत्तर के शाम की टी की खुशबू है। उसने आर्यन की बात की। आर्यन ने कहा, क्या ये वो जड़ी बूटी नहीं है जो सिर्फ पश्चिम की ऊंची चट्टान की गुफाओं में उगती है और अफवाहें थी कि उन गुफाओं में राक्षस रहते हैं? आर्यन ने पूछा, कैडियन ये चीज़ कैसे ढूंढी? उसके बाबा ने जवाब दिया कि वो पूरी रात कैडियन के बारे में सोच रहा था और आखिर में उस फैसले पर पहुंचा कि अगर वो उनकी कुछ चुनौतियों को पास कर लेते हैं तो वो उनकी फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो उसने पहली चुनौती पास कर। आर्यन ने कहा कि उसको लगता है कि अगली चुनौती की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैडियन ने जड़ी बूटी भी वापस लाई है और उसने अपनी वैल्यू काफ़ी साबित कर दी है। तो प्लीज़ कैडियन को मेरे छोटे भाई के रूप में इस फैमिली में आने की इजाज़त दीजिए। वो ज़रूर हमारी फैमिली को गर्व बनाएगा। और आर्यन ने ये वो थी जो कैडियन को वापस लाई थी और अगर आप उसके गुलाम होने की वजह से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ मुझे भी इस फैमिली से बाहर निकाल। दोनों ये सुनकर शौक थे। उसने पूछा, तुम एक गुलाम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? उसने जवाब दिया कि इंसान सिर्फ चेहरों से नहीं होता। आप हर पल चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ जड़ी बूटी उगती है वहाँ गुलाम फार्म है और ज़्यादातर गुलाम दूसरे देशों के राज परिवार से हैं। उन्हें एम्पायर ने कुचला और उनके टाइटल रात में ही छीन लिए। उन्हें न सिर्फ अपनी सारी संपत्ति खो देनी पड़ी बल्कि गुलामी की तरह भी जीना पड़ा। तब टाइटल बस एक बेकार चीज़ है और कैडियन हमारी तरह ही एक इंसान है। तो प्लीज़ उसको हमारी फैमिली में आने की इजाज़त दीजिए।